नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़े सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। वो कौन से छिपे हुए नियम हैं जो हमारे समाज को चलाते हैं। मतलब हम सब एक ढर्रे पर चलते हैं, पर वो ढर्रा बनाता कौन है? इसके पीछे जो ढांचा है, जो संरचना है, वो आखिर है क्या? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारी आज की चर्चा का आधार है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू का एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी मटीरियल। और हमारे पास 3 अलग-अलग नजरिए हैं। हम ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन के साथ बिल्कुल सतह पर मौजूद सबूतों से शुरू करेंगे, फिर टालकोट पार्सन्स के साथ समाज की छिपी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, और अंत में क्लॉड लेविस्ट्रॉस के साथ सीधे इंसानी दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम तक जाएंगे। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उन चीज़ों को देखना चाहिए जो हमारी आंखों के सामने है, और यहीं से ए और रैडक्लिफ ब्राउन अपनी बात शुरू करते हैं। उनके लिए समाज कोई हवा हवाई कल्पना नहीं था। वो इसे एक जीती जागती चीज की तरह देखते थे, बिल्कुल जैसे हमारा शरीर होता है या कोई इमारत। उनके लिए सामाजिक संरचना एक ठोस हकीकत थी जिसे आप देख सकते हैं, जिसका नक्शा बना सकते हैं। ये लोगों के बीच के रिश्तों का एक जाल था। उन्होंने साफ कहा था कि इस संरचना की बुनियादी ईंटें वो खुद इंसान हैं। अच्छा, तो ढांचा कहीं बाहर से नहीं आता, वो हमारे आपसी संबंधों में ही है। लेकिन हमारे रोज के कामकाज के बारे में क्या वो भी संरचना का ही हिस्सा है? यहाँ उन्होंने एक बहुत दिलचस्प फर्क किया है जो समझना जरूरी है। वो 2 चीजों को अलग अलग देखती हैं। एक है सामाजिक संरचना, ये है लोगों की व्यवस्था, एक तरह का सोशल ब्लूप्रिंट, जैसे परिवार या जाति। हाँ बिल्कुल। और दूसरा है सामाजिक संगठन, ये उन लोगों की गतिविधियों की व्यवस्था है। मतलब वो लोग असल में मिलकर काम कैसे करते हैं। एक क्रिकेट टीम की तरह। एकदम सही उदाहरण है। 11 खिलाड़ियों की पोजीशन तय होना वो संरचना है, लेकिन एक खास गेंद को पकड़ने के लिए उनका तालमेल बिठाना वो संगठन है। ये तो एकदम साफ हो गया। और इग्नू के मटेरियल में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों का एक कमाल का उदाहरण भी है। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। वहां बताया गया है कि पूरी संरचना जमीन पर, मतलब इलाके पर आधारित थी। एक खास इलाके से जुड़े सारे पुरुष मिलकर एक क्लैन या गोत्र बनाते थे। सही कहा। और फिर उस क्लैन के पुरुष, उनकी पत्नियां और बच्चे मिलकर एक होर्ड बनाते थे। ये एक तरह का आत्मनिर्भर समूह था। पर असली मजा तो उनकी व्यवस्था की बनावट में है, जो थोड़ी जटिल लगती है। हाँ, उनका पूरा समाज 2 बड़े हिस्सों में बटा था, जिन्हें मोइटी कहते हैं। मान लीजिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और परत थी, पीढ़ियों वाली। बिल्कुल। उन्होंने समाज को पीढ़ियों के हिसाब से भी 2 हिस्सों में बांटा था, X और Y। अगर पिता X पीढ़ी का है तो बेटा Y का होगा, और पोता फिर से X पीढ़ी का। तो इसका मतलब समाज 4 हिस्सों में बढ़ गया। ग्रुप 1 की X पीढ़ी, ग्रुप 1 की Y पीढ़ी, और ऐसे ही ग्रुप 2 की भी एकदम। और शादी के नियम तो बेहद सख्त थे। क्या नियम था? नियम था कि ग्रुप 1 की Y पीढ़ी का पुरुष सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2 की Y पीढ़ी की महिला से ही शादी कर सकता था। कोई और विकल्प था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। तो इस उदाहरण से रैडक्लिफ ब्राउन का पॉइंट एकदम साफ हो जाता है। उनके लिए सामाजिक मशीन की तरह था, जिसके हर पुर्जे की जगह और काम तय था। इसे आप बाहर से देखकर ही समझ सकते थे। ठीक है, तो रैडक्लिफ ब्राउन ने हमें समाज का एक बाहरी नक्शा दे दिया। हम देख सकते हैं कि कौन किससे कैसे जुड़ा है, लेकिन ये थोड़ा मशीनी सा लगता है ना। ये तो बताता है कि क्या है, पर यह नहीं कि क्यों है। लोग इतने जटिल नियमों का पालन क्यों करते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और मुझे लगता है कि यही सवाल अमेरिकी समाजशास्त्री टालकोट पार्सन्स के दिमाग में भी था। वो सतह से एक कदम नीचे गए। उनकी दिलचस्पी लोगों के व्यवस्था में नहीं, बल्कि सामाजिक क्रिया यानी सोशल एक्शन में थी। सोशल एक्शन? हाँ, उनका मानना था कि हमारे काम यूं ही नहीं होते, वे एक बड़े सिस्टम का हिस्सा होते हैं जो उन्हें कंट्रोल करता है। तो मतलब हर काम सोशल एक्शन नहीं है। इसे सामाजिक क्या बनाता है? कोई मकसद होना जरूरी है? एकदम सही। पार्सन्स के मुताबिक कोई भी व्यवहार क्रिया तब बनता है जब उसमें 4 चीजें हों। पहला, उसका कोई लक्ष्य हो। दूसरा, वो किसी खास परिस्थिति में हो रहा हो। तीसरा, वो समाज के नियमों और मूल्यों से जुड़ा हो। और चौथा, उसमें आपकी प्रेरणा या ऊर्जा लगी हो। मटेरियल में से समझाने के लिए वो मंदिर जाने वाली महिला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, वो इसे बहुत आसान बना देता है। लक्ष्य है पूजा करना, परिस्थिति है कार और सड़क, नियम यह है कि समाज में पूजा करना एक अच्छा काम है,
और प्रेरणा है कार चलाने में लग रही मेहनत। जब ये चारों चीजें मिलती हैं तो वो सामाजिक क्रिया बन जाती है। बिल्कुल। और पार्सन्स कहते हैं कि हमारी ये क्रिया पर्दे के पीछे चल रहे 3 सिस्टम से कंट्रोल होती है। अच्छा, 3 अलग-अलग सिस्टम्स। हाँ, जो मिलकर समाज का असली ढांचा बनाते हैं। पहला है व्यक्तित्व व्यवस्था या पर्सनालिटी सिस्टम। ये तो व्यक्ति की अपनी जरूरतें और इच्छाएं हुई। बिल्कुल, जैसे उस महिला को पूजा करने की एक अंदरूनी जरूरत महसूस हुई। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अंदरूनी मैं। इसके बाद आता है सांस्कृतिक व्यवस्था या कल्चरल सिस्टम। ये समाज का आप कह सकती हैं एक साझा सॉफ्टवेयर है, उसके मूल्य, विश्वास, प्रतीक। तो ये विचार कि पूजा करना एक पुण्य का काम है, ये यहाँ से आता है। एकदम, ये वो स्क्रिप्ट है जो हमें समाज देता है। और तीसरा सिस्टम? तीसरा है सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल सिस्टम। इसमें समाज में हमारी अलग अलग भूमिकाएं या रोल्स आते हैं, जैसे एक डॉक्टर की भूमिका, एक शिक्षक की, एक दोस्त की। वाह! तो पार्सन्स के लिए ढांचा सिर्फ लोगों की जमावट नहीं है, बल्कि ये व्यक्तित्व, संस्कृति और सामाजिक भूमिकाओं का एक अदृश्य और जटिल सिस्टम है जो हमारे हर काम को कंट्रोल कर रहा है। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं, पर असल में हम एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट का पालन कर रहे होते हैं। यहाँ से हमारी जांच और भी गहरी और रहस्यमयी होती जा रही है। हम लोगों के बाहरी ढांचे से शुरू होकर एक छिपी हुई सांस्कृतिक स्क्रिप्ट तक पहुंच गए हैं। लेकिन ये एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है, आखिर ये स्क्रिप्ट लिखी किसने? ये मूल्य और भूमिकाएं आती कहां से हैं? और यहीं पर फ्रांसीसी विचारक क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की एंट्री होती है। और वो हमें एक बिल्कुल ही अलग दिशा में ले जाते हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि हम हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर और अब सीधे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंच रहे हैं। ये एकदम सही एनालॉजी है। लेवी स्ट्रॉस भाषा विज्ञान से बहुत प्रभावित थे। उनका तर्क था कि असली संरचना न तो समाज में दिखती है और न ही संस्कृति में लिखी है। असली संरचना हमारे दिमाग के अंदर है। एक मिनट, आप कह रही हैं कि असली ढांचा हमारे दिमाग के अंदर एक अचेतन मॉडल है। इसका क्या मतलब हुआ? कोई संरचना समाज को कैसे चला सकती है अगर किसी को उसके बारे में पता ही ना हो? यही तो उनकी सबसे चौंकाने वाली बात है। इसे व्याकरण के उदाहरण से समझिए। हम और आप अभी हिंदी में बात कर रहे हैं। हम व्याकरण के जटिल नियमों का बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सारे नियम लिख कर दिखाइए, तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये तो मुश्किल होगा। वो नियम हमारे अचेतन में है। हम बस जानते हैं कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है। लेवी स्ट्रॉस का मानना था कि समाज भी ऐसे ही एक गहरे छिपे हुए व्याकरण पर चलता है। जब मैं स्रोत पढ़ रहा था तो उनकी एक बातें मुझे पूरी तरह चौंका दिया। उनका दावा है कि हमारा दिमाग मूल रूप से जोड़ों में सोचता है, जिसे वो बाइनरी ऑपोजिट्स कहते हैं। हाँ, द्वैध विरोध। हाँ। जैसे गरम ठंडा, कच्चा पक्का, प्रकृति संस्कृति, जीवन मृत्यु। तो क्या वो सच में ये कह रहे हैं कि हमारी पूरी संस्कृति, हमारी सारी कहानियां, हमारे सारे सामाजिक नियम इसी एक सरल सी सोच पर आधारित है? यही उनका क्रांतिकारी विचार था। वो मानते थे कि दिमाग दुनिया को समझने के लिए उस पर ये बाइनरी ढांचा थोप देता है। अच्छा। और इसी गहरी संरचना से समाज की सारी दिखने वाली चीजें पैदा होती हैं। इसी आधार पर वो 2 तरह के मॉडल्स में फर्क करती हैं। पहला है सचेत बनाम अचेतन मॉडल। सचेत मॉडल वो कहानियां हैं जो एक समाज अपने बारे में खुद को सुनाता है, मतलब ऑफिशियल वर्जन। बिल्कुल। लेकिन अचेतन मॉडल वो गहरा छिपा हुआ बाइनरी कोड है जिसे एक शोधकर्ता को खोजना पड़ता है। फिर वो यांत्रिक बनाम सांख्यिकीय मॉडल की बात करती हैं। यांत्रिक मॉडल वो है जहां नियम और हकीकत एक ही है। जैसे उस ऑस्ट्रेलियन जनजाति के शादी के नियम। बिल्कुल, जो नियम है वही होता है। लेकिन हमारे जैसे जटिल समाजों में लोग अक्सर नियम तोड़ते हैं, तो आपको ये देखने के लिए सांख्यिकीय मॉडल की जरूरत पड़ती है कि असल में क्या हो रहा है। तो लेवी स्ट्रॉस के लिए हमारी पहेली का आखिरी जवाब ये है कि समाज को कंट्रोल करने वाली शक्ति इंसानी दिमाग में छिपाए कोड है, और हम समाज में जो कुछ भी देखते हैं वो सब बस उसी प्रोग्रामिंग का नतीजा है। ये सोचना थोड़ा डरावना भी है। तो चलिए एक बार पीछे हटकर देखते हैं कि हमारे इन 3 विचारकों ने क्या क्या सबूत इकट्ठे किए हैं। सबसे पहले रैटक्लिफ ब्राउन ने हमें हार्डवेयर को देखने के लिए कहा। लोगों और उनके रिश्तों का वो ठोस जाल जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। उनके हिसाब से संरचना सतह पर ही मौजूद है, बस देखने वाली नजर चाहिए। फिर टैलकोट पार्सन्स हमें एक स्तर नीचे ले गए और सॉफ्टवेयर की जांच करने को कहा। यानी वो सांस्कृतिक स्क्रिप्ट और सामाजिक भूमिकाएं जो हमारे हर काम को दिशा देती हैं।
उन्होंने कहा कि संरचना वो अदृश्य प्रोग्राम है जिसे हम सब अनजाने में चला रहे हैं। और आखिर में क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस, हाँ, वो हमें सबसे गहरी परत तक ले गए, ऑपरेटिंग सिस्टम तक। इंसानी दिमाग का वो सार्वभौमिक बाइनरी कोड जो हर संस्कृति के लिए सॉफ्टवेयर लिखता है। ये एक बेहतरीन सार है। और सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि इनमें से कौन सही है और कौन गलत। सही बात है। ये एक दूसरे के विरोधी विचार नहीं है, बल्कि एक ही चीज को देखने के अलग अलग जूम लेवल हैं। ये एक शहर को देखने जैसा है। आप सड़कों और इमारतों के नक्शे का अध्ययन कर सकते हैं, ये रैटक्लिफ ब्राउन का तरीका है। आप शहर के ट्रैफिक नियमों और लोगों के व्यवहार का विश्लेषण कर सकते हैं, ये पार्सन्स का नजरिया है। या फिर आप उस बुनियादी मानवीय जरूरत को समझ सकते हैं जिसके कारण शहर बसाए ही गए, और ये लेवी स्ट्रॉस का काम है। तीनों ही एक ही कहानी के अलग-अलग पर बहुत जरूरी हिस्से बता रहे हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन के बारे में सोचिए। अपने बॉस के साथ हुई वो मीटिंग, परिवार के साथ खाया गया खाना या दोस्तों के साथ की गई कोई बातचीत। आपके जीवन को इन तीनों में से कौन सा मॉडल सबसे अच्छी तरह समझाता है? क्या आप एक बड़ी सी मशीन में लगे एक पुर्जे की तरह हैं जिसका काम पहले से तय है, या आप एक अभिनेता हैं जो एक सांस्कृतिक पटकथा के संवाद बोल रहा है जिसे आपने खुद नहीं लिखा? या फिर क्या आप अनजाने में ही इंसानी दिमाग के किसी सार्वभौमिक कोड को जी रहे हैं, एक ऐसी धुन पर नाच रहे हैं जो हजारों सालों से हमारे दिमाग में बज रही है? सबसे दिलचस्प और शायद थोड़ा परेशान करने वाली संभावना यह है कि आप एक ही समय में ये तीनों हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।